लेखक परिचय। राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित भारतीय संस्कृति के महान उद्गाता श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ। गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि है। इनके पिता सेठ रामचरण कविता प्रेमी थे और कनकलता उपनाम से कविताएं लिखते थे। उनकी प्रारंभिक कविताएं वेश्योपकारक में छपी, किंतु बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर सरस्वती में लिखना प्रारंभ किया और उन्हीं की प्रेरणा से खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का कार्य किया। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, युगीन चेतना और भारतीय संस्कृति की छाप पूरी तरह दिखाई देती है। भारत भारती नामक रचना से इन्हें अत्यधिक लोकप्रियता हुई। देश एवं मातृभूमि के प्रति गर्व तथा गौरव, राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। भारत सरकार ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। गुप्त जी की रचनाओं में मानव जीवन और समाज के विविध अंगों की समस्याओं का चित्रण हुआ है। उनमें भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है, तो नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह है। द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या एवं समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की तीव्र गूंज उनके काव्य में है। वे सामाजिक उत्पीड़न, राजनीतिक दासता तथा धार्मिक संकीर्णता के विरोधी है। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण का कवि कहा जाता है। गुप्त जी ने खंड काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक एवं अनुदित काव्य आदि विधाओं में लिखा है। इनकी रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथवध, पंचवटी, गुरुकुल, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि विशेष उल्लेखनीय है। साकेत महाकाव्य ने गुप्त जी को कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया, जिसमें राम के पावन चरित्र को आधुनिक परिवेश में चित्रित करते हुए उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र को त्यागमय नारी के रूप में चित्रित किया है। पाठ परिचय। प्रस्तुत संकलन गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य यशोधरा से संकलित किया गया है। यशोधरा में गौतम बुद्ध के राजगृह को त्याग कर चला जाने के पश्चात उनकी पत्नी यशोधरा के हृदय में उत्पन्न भावों का मार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण है। गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। प्रातः काल होने पर यशोधरा को जब पता लगता है तो वह आत्मग्लानि से भरकर वेदना प्रकट करती है। उसे इस बात का अधिक दुख है कि उसके पति उसे बिना बताए चले गए। वह कहती है कि ऐसा करके उन्होंने संभवतः हम क्षत्राणी नारियों को समझने में भूल कर दी है। हम क्षत्राणी नारियां देश की रक्षा के लिए अपने पतियों को खुशी खुशी रण में भेज देती है, फिर वे तो जगत कल्याण हेतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। इस संकलन में यशोधरा की सहज नारीगत वेदना, शोक, संताप के साथ साथ उसके मातृत्व वात्सल्य का भी प्रभावशाली अंकन है। भारत की श्रेष्ठता काव्यांश गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें उन्होंने पराधीनता और निराशा में डूबी भारतीय जनता को जागृत होने का आह्वान किया है। भारत भारती राष्ट्रीयता की उद्घोषक रचना है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय इस रचना को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। प्रस्तुत अंश में गुप्त जी ने भारतवर्ष के गौरवमय अतीत का वर्णन किया है। प्राकृतिक वैभव से समृद्ध भारत भूमि ऋषि महर्षियों की भूमि रही है। इस भूमि पर अनेक वीर, ऋषि, मुनि, दानी और चिंतकों ने जन्म लिया है। भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सिरमौर है। यह वह पुण्य भूमि है जिसके निवासी समस्त विद्याओं एवं कला कौशल के प्रथम आचार्य रहे हैं। हम ऐसे महामानवों की संतति होकर भी दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। आइए यशोधरा कविता सबसे पहले हम पढ़ते हैं। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य से यह गीत संकलित किया गया है। इसमें सिद्धार्थ के चुपचाप वन गमन करने के कारण यशोधरा बड़ी व्यथित हो जाती है। वह अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहने लगती है कि मेरे प्रियतम चुपचाप चले गए, मुझे बताकर जाते तो मैं उन्हें रोकती नहीं। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात।
यशोधरा दुख पूर्वक कहती है कि हे सखी, मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, यह बड़े गौरव की बात है, पर वह मुझे बिना बताए चुपचाप चले गए, यही बात मुझे सबसे बुरी लग रही है। व्याघात यानी कष्टदायी, व्यथामय। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी वे मुझसे कहकर जाते, वे मुझे बताकर जाते तो मुझे अच्छा लगता। कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, क्या वे मुझे बताकर जाते तो मैं उनका मार्ग रोक लेती। वे मुझको अपने पथ की बाधा मानते, मुझे कहकर जाने पर तो मैं उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं डालती। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना। मेरे प्रियतम ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, फिर भी वे मुझे पूरी तरह पहचान नहीं सके। मैं हमेशा उनको मुख्य मानती थी, मैं उसी बात को प्रधानता देती थी जो वे अपने मन में सोचते रहते थे। जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। वन गमन का जो विचार उनके मन में था, उसे मुझे साफ साफ उन्हें बता देना चाहिए था। मैं एक आदर्श पत्नी की भांति उनका मार्ग नहीं रोक, मैं एक आदर्श पत्नी की तरह उनकी इच्छा का कभी कोई विरोध नहीं करती, लेकिन वे बिना बताए चुपचाप चले गए, यही मेरी पीड़ा का कारण है। यह उन्होंने अच्छा नहीं किया। हे सखी, वे मुझे बताकर जाते तो मुझे अच्छा लगता। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में। शास्त्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ न वह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा काव्य से संकलित इस अवतरण में यशोधरा के माध्यम से कवि कहते हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में। कि हे सखी, हम भारतीय नारियां अवसर आने पर अपने प्रियतम को स्वयं अपने हाथों से सुसज्जित करके एक ही क्षण में प्राणों की बाजी लगाने के लिए हर्ष पूर्वक हम ही भेज देती है रण में, हम युद्ध भूमि में भेज देती हैं। छात्र धर्म के नाते, क्योंकि हम क्षत्राणी होने का धर्म निभाती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इसलिए यदि मेरे पति मुझे वन गमन के लिए पूछते तो मैं उन्हें सहर्ष विदा कर देती, मैं उनका पथ में बाधा नहीं बनती, मैं उनके इस विचार का सम्मान करती। किंतु वे मेरी भावनाओं के कद्र किए बिना ही मुझे बिना बताए चुपचाप चले गए। हुआ न वह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा। यशोधरा कहती है कि मेरा ये भाग्य भी न रहा कि मेरे प्रियतम मुझे सम्मान देकर जाते। अब उनके प्रवासी बन जाने पर मैं किस पर गर्व करूं, उनके किस व्यवहार पर स्वयं की सहधर्मिणी होने का गौरव करूं, क्योंकि जिन्होंने मुझे अपनाया था वही मुझे बिना बताए बिना पूछे चुपचाप त्याग कर चले गए। रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब मुझे बार बार उनकी मधुर स्मृतियां आ रही है, वही मुझे वेदना पीड़ा पहुंचा रही है। हे सखी, कितना अच्छा होता कि वे मुझे बता कर जाते। वे सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, ये गौरव की बात है, लेकिन वे मुझे बिना बताए चले गए, इसका मुझे पीड़ा है। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदे हृदय वे कैसे सहते। गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यह उत्तरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य से लिया गया, जिसमें यशोधरा कहती है, नयन उन्हें निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदे हृदय वे कैसे सहते। यशोधरा वेदना पूर्वक कहते हैं कि हे सखी, मेरे नेत्र भले ही उन्हें निर्दयी कहते हैं, पर इनसे आंसू बहते रहते हैं। दयायुक्त हृदय वाले इन आंसुओं को मैं कैसे सह पाते। गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। वे तो मुझ पर दया करके और तरस खाकर चुपचाप चले गए। हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो कितना अच्छा होता। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से। वे सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, परंतु मेरे लिए जरा भी दुखी न हो, मेरी व्यथाओं का जरा भी विचलित नहीं हो। मैं उन्हें उलाहना भी दूं तो किस मुख से दूं, क्योंकि जब उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं तो फिर मैं उन्हें उलाहना कैसे दे सकती हूँ। आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यदि वे मुझसे पूछ कर जाते तो आज दूर प्रवासी होने पर भी वे मुझे बहुत अच्छे लगते। हे सखी, मैं उनका गुणगान करती। यदि वे मुझसे कहकर जाते, वे मुझे बता कर जाते।
गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। इन पंक्तियों में यशोधरा कहती है कि स्वामी हैं, वे सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर से चुपचाप चले गए, वे कुछ दिन बाद लौट आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। वे अनोखा ज्ञान प्राप्त करके एक अनुपम संदेश लाएंगे, परंतु अब मेरे प्राण उन्हें रोते रोते ही प्राप्त कर सकेंगे। पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते, वे मुझसे पूछ कर जाते तो मैं प्रसन्नता से उनके आगमन का स्वागत के लिए खड़ी रहती, परंतु उन्होंने मुझे इस योग्य भी नहीं समझा, इसलिए अब मैं पूरे उत्साह और उमंग के साथ उनका अभिनंदन भी नहीं कर पाऊंगी। हे सखी, मेरे प्रियतम मुझे जाने से पहले बता कर जाते तो कितना अच्छा होता। इस प्रकार यशोधरा नामक काव्य से संकलित इन अंश में यशोधरा अपने भावों का चित्रण कर रही है। मैथिली शरण गुप्त की दूसरी कविता भारत की श्रेष्ठता। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश को उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती काव्य से ये भारत की श्रेष्ठता कविता संकलित किया गया है। इसमें भारत की भौगोलिक की स्थिति का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ। इस समस्त धरती लोक का गौरव एवं प्रकृति का पवित्र लीला क्षेत्र कहाँ है, अर्थात कौन सा देश है। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, अर्थात जिस देश में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत फैला हुआ है और जहाँ गंगा का पवित्र जल बह रहा है, वह कौन सा देश है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, इस संसार में सभी देशों से किस देश का सबसे अधिक उत्थान हुआ है, किस देश का सबसे अधिक उत्कर्ष हुआ है, वह कौन सा देश है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। और इन सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि ऐसा देश वही है जहाँ पर ऋषि मुनि निवास करते हैं, और वह देश कौन सा है, वह हमारा भारतवर्ष है, हमारा भारत देश है। इसमें कवि ने राष्ट्रीय भावना के साथ साथ नवजागरण के भाव को व्यक्त किया है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। इस अवतरण में मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि भारत को मानव सभ्यता का आदिम देश बताया गया है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। यह हमारा जो प्राचीन भारत देश है, यही संसार का शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ देश है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। इतना प्राचीन देश इस संसार में कोई अन्य देश नहीं है। भगवान की बहुभूतियों का ये प्रथम भंडार है। ईश्वर ने हमारी जो धरती है उसको बहुत सारे वैभव प्रदान किए हैं, धन धान्य सारे सुख ऐश्वर्य प्रदान किए हैं। भारत ही ऐसा देश है जो धन वैभव से परिपूर्ण है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है, और जो विधाता है उसने सर्वप्रथम मानव की रचना अर्थात मानव सभ्यता का विस्तार भी यहीं से किया। भारत ही मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन देश है। मानवीय सभ्यता का विकास हमारे भारत देश से ही हुआ है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सभी के जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती संकलित संस में कवि ने प्राधीनता काल की स्थितियों की ओर संकेत किया है कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। ये भारत की भूमि अति पुण्य प्रसिद्ध है, इस पर निवास करने वाले लोग आर्यों की संतान हैं, वे आर्य कहलाते हैं। विद्या कला कौशल सभी के जो प्रथम आचार्य है। ये सभ्य जाति के जो लोग हैं, ये सभी विद्याओं समस्त कलाओं के प्रथम आचार्य है, इसलिए विश्व में सर्वप्रथम उपदेशक एवं ज्ञान संपन्न है। इसी से भारतीयों को विश्व का गुरु कहा जाता है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, परंतु आज इन्हीं भारतीयों की जो संतान है, हम अधोगति में पतन की ओर जा रहे हैं, पतन की दशा में पड़े हुए हैं। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े, परंतु आज जो हमारे आदर्श थे उनके कुछ चिन्ह हमारे देश में आज भी मौजूद है। पराधीन एवं अवनति की स्थिति में रहने पर भी भारत के लोग उच्चता के अनेक गुणों को संजोए हुए हैं। पराधीनता के काल में भी
भारत के जो लोग हैं वह अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाए हुए हैं। इसी का वर्णन कवि इस पंक्तियों के अंतर्गत करते हैं। इन पंक्तियों में राष्ट्रीय चेतना और भारतीय आदर्शों की व्यंजना हुई है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि ऐसे ही और वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।